गुड मॉर्निंग दोस्तों। SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही सैड का दिन है और मैं ये कह सकता हूँ कि सैड टू लिसन, सैड टू नो कि हमारे बीच आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहीं। ये काफ़ी दुख की बात है और हम लोग जो है उन पे काफ़ी प्राउड फील करते थे। जिस तरीके से उन्होंने अपना जो एक सफ़र प्लेबैक सिंगिंग में जो सफ़र उन्होंने पूरा किया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी थी, जो लेडी प्लेबैक सिंगर जो हमारे बीच नहीं रही। उनका नाम लता मंगेशकर है, जो कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे। वो काफ़ी फेमस थी, काफ़ी पॉपुलर थी और इंडिया के लिए वो एक प्राउड थी, इंडिया के लिए वो एक नाइटिंगेल थी। दोस्तों लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। आज उन्होंने हम लोगों का साथ छोड़ दिया और ये बहुत ही दुख की बात है कि ये काफ़ी कोरोना से काफ़ी फ़ाइट करने के बाद 92 इयर्स की एज में उनका देहांत हो गया और ये काफ़ी दुख की बात है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो इंडिया की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी और अगर आप कहें कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी पर्सनालिटी में से गिनी चुनी जाती हैं और बहुत सारा उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरा बेस्ड है लता मंगेशकर जी के ऊपर और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं कि वो उनको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और तो चलिए दोस्तों इस पर बात करते हैं और उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री और जो उनका जो सफ़र है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म इंदौर में हुआ था और 28 सितंबर 1929 को उनका इंदौर में उनका जन्म हुआ था। और उनके फादर का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था और म्यूज़िक से काफ़ी उनका अच्छा रिलेशन था और वो मराठी म्यूज़िक कंपोज़र थे और वो क्लासिकल वोकलिस्ट भी थे, थिएटर एक्टर भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें वो चलाते थे और ये समझ लिए कि उनकी एक अलग फिल्मी दुनिया थी और उनके पास 4 लड़की थी और 1 लड़के थे। सबसे बड़ी जो हैं वो लता मंगेशकर जी थी और जनवरी में ही उनका कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें आईसीयू में उन्हें रखा गया और काफ़ी दिनों तक वो स्ट्रगल करती रहीं और 6 फरवरी 2022 को उनका देहांत हो गया। ये मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत सारे लोग जुटे वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर है शाहरुख खान और सलमान खान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिग पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इस लास्ट राइट में जो हैं वो शामिल हुए और उन्हें बहुत सारा खिताब उनको दिया जा चुका है। जैसे उन्हें भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है, वॉइस ऑफ नेशन भी कहा जाता है। बहुत सारी उपलब्धि उन्होंने हासिल की अपने जीवन के दौरान और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी सिंगर ने 36 लैंग्वेज में गीत गा चुकी हैं और हिंदी, मराठी, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने वे गाना गा चुकी हैं और लगभग 6,000 गाने, लगभग 5 से 6,000 गाने अब तक वो कंपोज कर चुकी थी और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी प्लेबैक सिंगर के लिए और वो हमारी आन और शान थी। बट ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम लोगों ने एक ऐसे पर्सनालिटी को खो दिया जिस पे हमें गर्व था। उनकी माँ का नाम श्वेंती मंगेशकर था। बात करें अगर उनके फादर का तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर जो हैं, के देहांत के बाद दीनानाथ मंगेशकर जी ने उनकी छोटी सिस्टर श्वेंती मंगेशकर से शादी कर लिया और लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। लता मंगेशकर का नाम जब वो पैदा हुई थी तो उनका नाम हेमा मंगेशकर रखा गया था। बट कुछ टाइम के बाद उन्हें बदल कर जो है लता मंगेशकर कर दिया गया। उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, आशा भोसले और उनके जो एक भाई थे उनका नाम हृदय नाथ मंगेशकर जो फादर थे। उन्हें काफ़ी वो एक तरीके से वो फिल्म सिटी ही चलाते थे और वो मराठी म्यूज़िक कंपोज़र भी थे और एक फिल्म थिएटर भी चलाते थे और उसके बाद वो क्लासिकल वोकलिस्ट भी थे। तो वो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों को और 5 साल की उम्र से ही उन्होंने लता मंगेशकर जी को इसमें म्यूज़िक में उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। वहाँ से इनकी जो आवाज़ है, उनको ये मालूम चल गया था कि इनकी आवाज़ काफ़ी इम्प्रेसिव है और वहाँ से इन्होंने लता मंगेशकर जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इनका जो आवाज़
आवाज़ था, इनकी जो आवाज़ थी उसको डेवलप करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये एक फ़ादर की बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस है और बहुत बड़ी बात है कि अब तक 5 से 6 हज़ार गाने वो ऑलरेडी गा चुकी हैं। वो अगर आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वो अगर पूरी भाषाओं में पूरी जो एक लैंग्वेजेस हैं, इनके नाम बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें काफ़ी सारा अवार्ड दिया है। जैसे 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, उसके बाद 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, बाद 2001 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नाम बहुत सारे नेशनल अवार्ड हैं। उनको 1972 में, 1974 में, 1990 में उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी जो मूवी थी परी, कोरा कागज़ और लेकिन, ये 3 मूवी में जो उन्होंने जो गाना गाया है, जिस तरीके से उन्होंने जो अपना एक आवाज़ का जो एक जादू बिखेरा। बात करें अगर फिल्म फेयर अवार्ड की, तो इनके नाम बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं और ऐसा आप कह सकते हैं कि वो अवार्ड लेकर एक जो इंसान जो थक जाता है, ये आप कह सकते हैं वो कि अवार्ड लेकर वो थक गई थी। और 1970 के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब कोई भी प्लेबैक सिंगिंग का जो एक अवार्ड होता है वो मैं नहीं लूँगी। ये जो अवार्ड है ये किसी और को जाना चाहिए और नए फीमेल सिंगर्स को चांस मिलना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये उनका एक बड़प्पन था कि जो उनसे जो जूनियर जो आर्टिस्ट जो थी, जो भी जूनियर सिंगर थी, उनको वो आगे लेकर आना चाहती थी। और उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि 1970 के बाद वो कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लेंगी। और तब जाकर जो है कमिटी जो है फिल्म फेयर अवार्ड्स की, उन्होंने जो है नए लोगों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और 2004 में उन्हें स्पेशल अवार्ड, फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया टू कंप्लीटिंग 50 इयर्स ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो इसके लिए उन्हें गोल्डन ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्हें 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद 1992 में जो मूवी एक आई थी हम आपके हैं कौन, उसमें जो उन्होंने एक जो गाना गाया था दीदी तेरा देवर दीवाना, उसमें उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ऐसी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने अवार्ड्स उनके नाम हैं। तो ये जो उसके पहले उन्होंने मधुमती, 20 साल बाद और ख़ानदान और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाना गाया और उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया। बट ये काउंटिंग करना काफ़ी मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है कि मैं आप लोगों को 1 बाय 1 ये बताऊं कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से ही उनके फ़ादर जो हैं उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन देने लगे और काफ़ी गाइड करने लगे कि कैसे 5 साल की उम्र से ही उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से सपोर्ट और टीच करना शुरू कर दिया और तब जाकर उनका जो एक इंटरेस्ट है वो वहाँ से उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। और आज जो जिस मकाम पर हैं वो सिर्फ उनके फ़ादर के वजह से हैं और उनके अंदर टैलेंट था, हुनर था और जज्बा था करने का। अगर ये आप बात करें कि लता मंगेशकर जी का एजुकेशन क्या था, तो मैं ये आपको काइंडली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को ये दे दूं कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो कभी स्कूल नहीं गई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया और वो भाई बहन में सबसे बड़ी थी, काफ़ी ज़िम्मेदारी थी उनके ऊपर। और जब वो स्कूल गई तो पहले ही दिन वो उनसे टीचर से कुछ अनबन होने के कारण उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और ये बताया जाता है कि जब वो स्कूल गई तो आशा भोसले को जो है स्कूल में साथ लेकर गई। और जब वहाँ पर उन आशा भोसले को इस स्कूल में बैठने को नहीं कहा गया या बैठने को नहीं दिया गया तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई और वहाँ से उन टीचर से कुछ अनबन हो गया और वो स्कूल और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, स्कूल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने अपने फादर से इंस्पिरेशन लिया, वहाँ से उन्हें अपने आप को डेवलप करना अपनी आवाज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया और काफ़ी इन्वेस्ट किया अपने आप को म्यूज़िक लाइन में और तब जाकर वो एक बहुत बड़ी सिंगर हो पाई। और ये आप कह सकते हैं कि वो स्कूल तो कभी गए नहीं, बट आप ये कह सकते हैं कि 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें डॉक्टरेट के उपाधि से सम्मानित भी किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि लता मंगेशकर जी अपने भाई बहन में बड़ी थीं और उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी थी और इसके चलते उन्होंने जो है वो इसको एजुकेशन को
छोड़ दिया और वहाँ से जो सिंगिंग का जो एक अपना एक डेवलपमेंट है वहाँ से उन्होंने शुरू किया। वो सिंगिंग का जो सफ़र है वो वहाँ से अपना तय करना शुरू कर दिया। और 1942 में जब दीनानाथ मंगेशकर जी का देहांत हुआ तब जाकर उनके ऊपर काफ़ी सारा उनके ऊपर बर्डन आ गया, काफ़ी सारी जिम्मेदारी आ गई। डेफिनेट चीज़ें हैं कि कोई भी बड़ा अगर कोई भी घर का कोई भी फैमिली मेम्बर जो बड़ा होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उन्होंने समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है, आगे कैसे अपने आप को आगे डेवलप करना है और क्या करना है मुझे, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो फिल्मी बैकग्राउंड था, म्यूज़िकल बैकग्राउंड था। बट वो उनके जो फादर थे वो एक्टिंग क्लासेस भी चलाते थे। बट वो लता मंगेशकर जी वो कभी इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो फिल्मों में एक्टिंग करें। बट उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर इतनी ज़्यादा आ गई कि उन्होंने मजबूरी में जो है एक्टिंग करना शुरू कर दिया। और कुछ फिल्में ऐसी हैं उन्होंने अपना जो एक्टिंग में फिल्मी कैरियर स्टार्ट किया। और उसके बाद और बहुत सारी ज़िम्मेदारी के कारण उन्होंने 1942 से अपना जो एक्टिंग कैरियर है उन्होंने अपना स्टार्ट किया। मराठी फिल्म में उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। और वो कभी अपने आप को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि मेरा जो टैलेंट है वो क्या है। वो अपनी आवाज़ को पहचानती थी और टैलेंट को वो जानती थी। और ये किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि अपने टैलेंट को पहचानना। बट बहुत सारे ऑफ़र उनको मराठी फिल्म से आने लगे। और जो फैमिली की जो एक मजबूरियां थी, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको लेकर उन्हें ये सारे डिसीज़न लेना पड़ा। और 1942 में उन्होंने मराठी फिल्म में उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। माझे भाल और गजभाव फिल्म में उन्होंने मराठी फिल्म में एक्टिंग किया। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में उन्हें चांस मिला एक्टिंग करने का। बड़ी माँ और जीवन यात्रा में उन्हें मौका मिला हिंदी फिल्म में काम करने का, जो कि 1945 में और 46 में वो फिल्म आई थी। और उसके बाद उन्होंने अपना ये डिसीज़न लिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। मेरा जो क्राइटेरिया है वो अलग है, मेरा जो एक प्रोफेशन है वो अलग है। और तब जाकर वो अपने एक टैलेंट को उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया। और वहाँ से वो कभी फिल्मों में मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। वो काफ़ी लोगों के टच में आती गई और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े बड़े नाम के वो टच में आई और उन्हें सिंगिंग में मौका मिलने लगा। ये बता दें कि लता मंगेशकर जी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लता मंगेशकर जी ने वो अपने काम से इतनी इंस्पायर थी। और मतलब ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो काम पे उन्होंने जो फोकस किया उसको लेकर वो कभी दिमाग में ही नहीं लाएं कि वो मुझे भी शादी करनी है। कई दफ़ा वो जैसा कि उनका जो एक स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें उनका जो है बायोग्राफी है उसको आप पढ़ें तो ये मालूम होगा कि वो कभी शादी करने के मूड में नहीं थी और कभी वो इसके ऊपर विचार और विमर्श भी नहीं करती थी। बट उस ज़माने में एक बहुत ही मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनका नाम था सी रामचंद्र उनका नाम था। और उन्होंने शादी का प्रस्ताव जो है वो लता मंगेशकर जी को दिया था कि वो मुझसे शादी कर लें। बट लता मंगेशकर जी जो हैं उन्होंने ये जो प्रपोज़ल था उसको रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बट दोनों लता मंगेशकर जी भी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, बट उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं मिलता था। उनका जो एक डेडिकेशन था काम के लिए, वो उन्हें ये सब काम करने के लिए, ये शादी करने के लिए उन्हें अलाउ नहीं करता था। और वो जो है शादी के लिए उन्होंने सी रामचंद्र को जो है उन्होंने इनकार कर दिया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1962 में उन्हें स्लो पॉइज़न दिया गया था। और हालांकि ऐसा कोई अभी तक ये जो नाम है किसने दिया, कौन दिया, ऐसा एक बार उनके साथ ऐसा बिहेव हो चुका है कि उनको स्लो पॉइज़न उनको दिया गया था। बट वो सेफ़ थी और बहुत जल्दी उनको रिकवर कर लिया गया। 1942 में उन्होंने सिंगिंग का जो सफ़र है उन्होंने स्टार्ट किया और 2019 में उनका आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था। और आज 2022 में उनकी डेथ हुई है। और
और भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि भारत ने एक ऐसे पर्सनालिटीज़ को खो दिया है जो बार बार नहीं आते, और कितने बड़े भी सिंगर्स आ जाएं और कितने बड़े पर्सनालिटीज़ आ जाएं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा एक भारत ने एक बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी को खो दिया है। और तो दोस्तों, बस यही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच आज लता मंगेशकर जी नहीं रही, और उनका अंतिम संस्कार और उनका जो अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में कर दिया गया है। बहुत सारे पर्सनालिटीज़ जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो उन लोगों ने शिरकत किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रहीं, और वो हम लोगों को आज अकेला करके चली गईं, और उनका जो एक स्टेटस है वो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दुख का दिन है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।